जाने जहां में खुशामदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली एपिसोड कुछ वहां खत्म हुई थी जहां पे पहला बाब, जो कि आबे हयात के पहला लफ्ज अलिफ मद आ से बनता था, यानी कि आदमो हवा, वो खत्म हुआ था, जिसमें आपने देखा कि सालार और इमामा की शादी हुई। फिर सालार ने अपने घर वालों को भी बता दिया कि वो इमामा जिसको वह आमना प्रिटेंड कर रहा था वो दरअसल इमामा ही थी। उनके दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, कुछ दूरियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और वो सब कुछ दूर हुई उनके दरमियान। उनको घर वालों से मिलवाया, कुछ अपसेट थी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की गई और एट द एंड सब कुछ सेट हो गया था। और उसी के साथ पहला बाब आदमो हवा खत्म हुआ। अब जो आबे हयात का दूसरा वर्ड है यानी बैतुल अंकबूत, ये है इसका दूसरा बाब। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वो इस हफ्ते फिर उसे अपने साथ कराची लेकर गया, लेकिन इस बार वो रात की फ्लाइट से वापस आ गए थे। पहली की तरह इस बार भी वो इसी होटल में रहे और सालार अपने ऑफिस में मसरूफ रहा, जबकि वो अनीता के साथ घूमती फिरती रही। अनीता सालार की बहन है जो कि कराची में रहती है और वो अपनी भाभी को घुमाती फिराती रही है। सालार से उसकी दोबारा मुलाकात उसी रात फ्लाइट से पहले हुई थी और वो कुछ चुप थी। सालार ने नोटिस किया था, मगर उसके साथ उस फ्लाइट में उसके बैंक के कुछ गैर मुल्की ओहदेदारान भी सफर कर रहे थे। वो लाउंज में उनके साथ मसरूफ रहा और फ्लाइट में भी वो सीट बदल कर उनके पास ही चला गया। इमामा से तो उसको बात करने का मौका एयरपोर्ट से वापसी पर मिला था। कार पार्किंग में पड़ी अपनी गाड़ी में बैठते ही उसने इमामा से पहला सवाल यही किया था, क्या हुआ इमामा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तो किससे बातें करूं, अपने आप से क्या, तुम तो मसरूफ थे ना, इमामा ने जवाबन कहा। तभी सालार ने उससे कहा कि चलो अब बात कर लो। सालार ने मौजू बदलते हुए कहा, खैर इमामा तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तभी इमामा ने कहा कि हाँ बस ठीक था। बस ठीक था? कहाँ गई थी आज तुम? उसने सालार को उन 2-3 जगहों के नाम बताए जहां वो अनीता के साथ गई थी, मगर सालार को उसके अंदाज में एक्साइटमेंट का वो अजराब नजर नहीं आया था जो पिछली बार था। सालार तुम्हारी पे कितनी है? वो चंद लम्हों के लिए ठटका। वो बेहद संजीदा थी और वो बेख्तियार हंस दिया। फौरी तौर पर उस सवाल की वजह उसे समझ में नहीं आई थी। नो कमेंट्स भाई, मैं सीरियस हूं। तो मैं भी सीरियस हूं, मैं शौहर हूं तुम्हारा, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। अच्छा ये बताएं, जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं वो आपका जाती है? अगले सवाल ने सालार को और हैरान कर दिया और वह भी बेहद संजीदा थी। नहीं, ये रेंटेड है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो सब कुछ? अपने जवाब पर उसे इमामा के चेहरे पर मायूसी इतनी साफ नजर आई कि वो भी यकदम संजीदा हो गया। ऐसे ही पूछ रही थी, मैं समझ रही थी तुम्हारा अपना होगा। वो अब उसे कुछ सोचती हुई लगी और सालार बहुत गौर से उसका चेहरा देखता रहा। मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं उनसे कोई प्लॉट ले लें। इमामा क्या प्रॉब्लम है? इस बार सालार उसकी तरफ इंतहाई मतवज्जा होकर देख रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना घर तो बनाना चाहिए ना हमें। वो अब भी संजीदा थी। तुम अनीता का घर देखकर आई हो? एक झमाके की तरह सालार को यह ख्याल आया था। अनीता कुछ अरसे तक अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली थी और इन दिनों उसके घर का इंटीरियर हो रहा था। हाँ, इमामा ने सर हिलाया और सालार ने गहरा सांस लिया। उसका अंदाजा ठीक निकला था। बहुत अच्छा घर है ना उसका, वो अब सालार से कह रही थी। उसके लहजे में बेहद इश्तियाक था। हाँ अच्छा है, सालार ने हाथ हटाते हुए कहा। 4 कनाल पर मुहित अनीता के घर को कराची के एक मारूफ आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। उसके बुरे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छा तुमने स्विमिंग पूल की बोर्ड देखी? नहीं, मैंने काफी महीनों पहले उसका घर देखा था, तब इंटीरियर शुरू नहीं हुआ था। वैसे स्विमिंग पूल में बोट का क्या काम? असली वाली नहीं है, छोटी सी है, लकड़ी की लगती है, लेकिन किसी और मटेरियल की है। उस पर एक छोटी सी विंड मिल है और वह हवा से उस सारे स्विमिंग पूल में हरकत करती रहती है। वो मुस्कुराते उसका चेहरा देखता उसकी बात सुनता रहा। वो उससे उस कश्ती की एक एक चीज बता रही थी। अनीता ने तो भाई बहुत जुल्म कर दिया मुझ पे। उसके खामोश होने पर सालार ने कहा, अरे क्यों? वो चौंकी।
मेरी शादी के तीसरे ही हफ्ते मेरी बीवी को अपना घर दिखा दिया और वो बुड़बुड़ाया, कहीं जमीन खरीद लेते हैं ना सालार। इमामा ने उसकी बात नजरअंदाज की। इमामा, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, पापा ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तो घर बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है, जब बनाना होगा बना लेंगे। सालार ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और वह एकदम पुरजोश हो गई। कितने बड़े प्लॉट हैं? 10-10 मरले के हैं। बस कम से कम 1-2 कनाल तो होना चाहिए था, वो मायूसी से बोली। हाँ सही कह रही हो, 10 मरले कम है, 2 कनाल तो होना ही चाहिए था, सालार ने तईद की। नहीं 2 ना हो, 1 ही हो जाए, 1 भी बहुत है। उसमें सब्जियों का फार्म बनाएंगे, जानवर भी रखेंगे, एक समर हाउस बनाएंगे और एक फिश फार्म भी बनाएंगे। सालार को लगा कि इमामा को जगह का अंदाजा करने में गलती हुई थी। 1 कनाल में ये सब कुछ नहीं बन सकता इमामा, उसने मध्यम आवाज में उससे कहा और वो चौंकी। लेकिन मैं तो 1 एकड़ की बात कर रही थी। वो चंद लम्हे भौंचका सा रह गया। इस्लामाबाद में तुम्हें 1 एकड़ जमीन कहां से मिलेगी? चंद लम्हों के बाद उसने संभल कर कहा। अच्छा इस्लामाबाद में ना से बाहर तो मिल सकती है ना? इमामा संजीदा थी। तुम फिर घर ना कहो, ये कहो कि फार्म हाउस बनाना चाहती हो तुम। नहीं फार्म हाउस नहीं, एक बड़ी सी खुली सी जगह पर एक छोटा सा घर, जैसे कोई वादी हो और उस तरह की वादी में मेरा घर। अच्छा पापा का भी एक फार्म हाउस है, कभी कभार जाते हैं हम लोग, तुम्हें भी ले जाऊंगा वहां। सालार ने फिर उसे टाला। मैं फार्म हाउस की बात नहीं कर रही, असली वाले घर की बात कर रही हूं। इमामा अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इमामा की तो फरमाइशें आजकल रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। देखो इमामा, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है उसमें फार्म हाउसेस ये शहर से बाहर रिहाइश रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। कम से कम जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक मुझे बड़े शहरों में ही रहना है, और बड़े शहरों में अब बहुत मुश्किल है एकड़्स में शहर के अंदर कोई घर बनाना। ये तुम्हारे उन रोमांटिक नॉवेल्स में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। जो चीज मुमकिन और प्रैक्टिकल है वो ये है कि चंद सालों के बाद कोई लग्जरी फ्लैट ले लिया जाए या 2-4 कनाल का कोई घर बना लिया जाए, या चलो 5-6 कनाल भी हो सकता है, लेकिन किसी अच्छी जगह पर उससे बड़ा घर अफोर्डेबल नहीं है। हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि 5-10 साल बाद लाहौर या इस्लामाबाद से बाहर कहीं एक फार्म हाउस बना लिया जाए, लेकिन मैं जानता हूँ 20 या 30 साल में हम 10 या 20 बार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे वहां, वो भी चंद दिनों के लिए। लेकिन वो एक सफेद हाथी साबित होगा हमारे लिए, जिस पर हर माह हमारे सिर्फ और सिर्फ अखराजात ही होंगे। सालार को अंदाजा नहीं हुआ कि उसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही साफ गोई का मुजाहिरा कर दिया है। इमामा का रंग कुछ फीका सा पड़ गया और वो हकीकत थी जो उसे दिखा रहा था। सालार ने उसे दोबारा बोलते नहीं देखा और घर पहुंचते तक वो खामोश रही और पूरा रास्ता उसकी खामोशी से चुभती रही। अच्छा तुम घर का एक स्केच बनाओ, मैं देखूंगा, अगर फिजिबल हुआ तो बनाया जा सकता है। ये उसने सोने से पहले सरसरी अंदाज में इमामा से कहा था और सेकंड में इमामा के चेहरे का रंग तब्दील होते देखा। एक छोटी सी बात उसे इतना खुश कर दी कि उसे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। और सहरी के वक्त जब वो अलार्म की आवाज पर उठा तो वो बिस्तर में नहीं थी। तुम आज पहले उठ गई? वो किचन में काम कर रही थी जब सालार सहरी के लिए वहां गया और वह जवाब देने के बजाय मुस्कुराती रही। सालार को हैरत हुई कि आज उसने सहरी खत्म करने में बड़ी उजलत दिखाई थी, और क्यों दिखाई थी ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहा था। खाना खत्म करते ही वो अपनी स्केच बुक उठा लाई थी। देखो सालार, ये मैंने स्केच कर लिया जिस तरह का घर मैं कह रही थी। सहरी करते हुए सालार बुरी तरह चौंका। वो अपनी किसी हिदायत पर इतने फौरी अमल दरामद की तवक्का नहीं कर रहा था। वो स्केच बुक उसके सामने खोली बैठी थी और टिश्यू से हाथ पहुंचते हुए उसने उस स्केच बुक को थामे। सालार ने एक नजर उस पर डाली और दूसरी उस घर पर जो सामने स्केच बुक में था। घर से ज्यादा उसे एक स्टेट कहना ज्यादा बेहतर था। उसने घर में हर वो चीज शामिल की थी जिसका जिक्र उसने रात को किया था, और फर्क सिर्फ ये था कि पहले वो उसे ज़बानी बता रही थी और अब वही सब कुछ एक ड्राइंग की शक्ल में उसके सामने था। पहाड़ के दामन में खुले सब्जे में एक छोटा सा घर जिसके सामने एक झील थी और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जिसका वो जिक्र कर रही थी। उसने अपने स्केच को कलर भी किया हुआ था।
और देखो ना, ये आगे भी है। उसने सालार को स्केच बुक बंद करते देखकर जल्दी से अगला सफा पलट दिया। वो उसके घर का यकीनन अकबी हिस्सा था, जहां पर एक अस्तबल और परिंदों की मुख्तलिफ किस्म की रिहाइशगाहें बनाई गई थी। इसमें वो फिश फॉर्म भी था जिसका वो रात को जिक्र कर रही थी। हे मामा, तुम रात को सोई नहीं हो लगता है। स्केच बुक बंद करते हुए सालार ने उससे पूछा। वो स्केचेस घंटों की मेहनत के बगैर नहीं बन सकते थे। इमामों को इस तबसरे ने जैसे मायूस किया और वो स्केचेस देखने पर सालार से किसी और बात की सुनने की तवक्का कर रही थी। अरे बाबा, अच्छा है ना, उसने सालार के सवाल का जवाब दिए बगैर कहा और कांटा हाथ में लिए वो बहुत देर तक उसका चेहरा देखता रहा। जो उसके लिए घर था वो उसके लिए अब भी फार्म हाउस ही था और आसान नहीं था, लेकिन वो एक बार फिर इस बात पर बहस नहीं करना चाहता था। हाँ, बहुत अच्छा है। एक लंबी सी खामोशी के बाद कहे जाने वाले इस जुमले पर वो बेख्तियार खिल उठी थी। तुम्हारे दोनों प्लॉट्स बेचकर हम किसी जगह पर जरा बड़ी जगह 1 एकड़ की बात कर रही हो कम से कम तुम। और जमीन तो चलो किसी न किसी तरह आ ही जाएगी, लेकिन उस घर की मेंटेनेंस के अखराजात, वेल, मुझे कम से कम करोड़पति होकर मरना पड़ेगा, अगर अरबपति नहीं तो। सालार ने उसकी बात काटकर कहा और इमामा ने बेहद खफकी से स्केच बुक बंद कर दी। ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब घर की बात, सही है। वो पलक झपकते में उठकर अपनी स्केच बुक के साथ गायब हो गई थी और वह कांटा हाथ में पकड़े बैठा रहा। ये एक बेहद मज़हक़खेज़ सूरत हाल थी जिसका वो सामना कर रहा था। सालार सहरी खत्म करके बेडरूम में आ गया और इमामा सोफे पर स्केच बुक खोले बैठी थी। सालार को देखकर उसने स्केच बुक बंद करके साइड टेबल पर रख दी। अगर तुम्हें फौरी तौर पर घर चाहिए तो मैं खरीद देता हूं तुम्हें, उसने बेहद संजीदगी से उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे उस तरह का घर चाहिए। उसने फिर स्केच बुक उठा ली। 1 एकड़ हो या ना हो, लेकिन ऐसा एक बना दूंगा मैं तुम्हें, वादा। लेकिन अब इसे अपने सर से उतार दो। वो इमामा का कंधा थपकते हुए उठ गया और वो बेख्तियार मुतमईन हो गई। वादा का लफ्ज काफी था फिलहाल उसके लिए। वादा को घर बनाना ज्यादा मुश्किल ना होता उसके लिए। और इसी के साथ ये सीन खत्म हुआ। माह रमजान के बाकी दिन भी इसी तरह गुजरे थे और ईद के फौरन बाद सालार का बैंक कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करने वाला था और वो इन दिनों इसी सिलसिले में बेहद मसरूफ था। इमामा के लिए मसरूफियत का दायरा घर से शुरू होकर घर पर ही खत्म हो जाता था। वो इसे दिन में 2-3 बार बैंक से चंद मिनट के लिए कॉल करके हाल अहवाल पूछता और फोन रख देता। वो ईद से 2 दिन पहले इस्लामाबाद आ गए थे। कामरान और मोइज अपनी फैमिलीज के साथ ईद के लिए पाकिस्तान आए थे और अम्मार और उसकी फैमिली भी वापस आ चुकी थी। वो सिकंदर उस्मान के वसी और रीस सिटिंग एरिया में बैठी वहां मौजूद तमाम लोगों की गपशप सुन रही थी और इधर उधर भागते दौड़ते बच्चों को देख रही थी। सालार के तीनों भाइयों की ससुराल इस्लामाबाद में ही थे और इस वक्त मौजूद गुफ्तगू तीनों भाइयों के ससुराल की तरफ से आए हुए वो कीमती ससुराली तहाइफ थे जो ईद पर उनके लिए भेजे गए थे। वहां बैठे उनकी बातों को सुनते हुए मामा को शदीद एहसास कमतरी हुआ। उसके और सालार के पास वहां किसी दूसरे से किसी तोहफे की तफसीलात शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ चीजों की कमी उसकी जिंदगी में हमेशा रहनी थी और ये उन्हीं में से एक चीज थी। मामूली थी लेकिन भूल जाने वाली तो ना थी। वो जिंदगी में पहली बार इस तरह के शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी और इस एहसास को ये ख्याल और भी बढ़ा रहा था कि सालार भी इसी तरह की बातें सोच रहा होगा। हर साथ ये सीन खत्म हुआ। अगले सीन में सालार उससे कह रहा होता है कि इमामा सुबह तुम चलोगी मेरे साथ। सालार नाइट ड्रेस में मलबूस चंद लम्हे पहले वॉशरूम से निकला था और पहली की तरह इस बार भी वो इसी तरह खिड़की के आगे खड़ी थी। हाँ, उसने सालार को देखे बगैर कहा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अपने बेड पर बैठते हुए उसने इमामा को गौर से देखा। उसे उसका लहजा बेहद बुझा हुआ लगा था। हाँ ठीक हूं, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। सालार कंबल खींचते हुए बेड पर लेट गया। इमामा ने पलट कर उसे देखा। वो अपने सेल पर अलार्म सेट कर रहा था और वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। वो सोचे समझे बगैर उसकी तरफ आ गई और बेड के करीब आने पर अलार्म सेट करते हुए सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ कहे बगैर उसके करीब बेड पर बैठ गई। सेलफोन साइड टेबल पर रखते हुए वो हैरान हुआ था क्योंकि वो परेशान थी। ये पूछने के लिए अब
उसे उससे तस्दीक की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। वो पहले की तरह अब भी उसकी उदासी को इस्लामाबाद आने का नतीजा ही समझ रहा था। तभी इमामा सालार से कहने लगी, एक बात कहूं, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। सालार चंद लम्हों के लिए भौंचका सा रह गया था। अच्छा, तो फिर किससे शादी करनी चाहिए थी? वो हैरान हुआ। किसी से भी, लेकिन मेरे अलावा किसी से। अच्छा मशवरा है, लेकिन देर से मिला है। उसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की और इमामा संजीदा ही रही। तुम पछता रहे हो ना? अब वो उठकर बैठ गया। मैं क्यों पछताऊंगा? वो संजीदा हो गया था। तुम्हें पता होगा। उसने उठने की कोशिश तो की, लेकिन सालार ने उसे रोका। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओगी क्या? वो वाकई हैरत ज़दा था। तुम्हारा भी तो दिल चाहता होगा ना कि कोई तुम्हें भी कपड़े दे, तहाइफ दे। और वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उसकी आवाज पहले भर्राई, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और वह हक्का बक्का उसका चेहरा देख रहा था। जो बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी, वो उसके लिए एहसास जुर्म बन रही थी। मेरे खुदाया, इमामा तुम क्या क्या सोचती रहती हो? वो वाकई शर्मदर था। वो अपनी आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश करते हुए बुरी तरह नाकाम हो रही थी। आंखें आंसू बहाना जानती हैं और आंसुओं को रोकना नहीं जानती। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये उसने आंसू रोकने और आंखें रगड़ने की जद्दोजहद में कहा था और वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। बात तोहफों की नहीं थी, एक एहसास से कमतरी की थी जो लाउंज में सबके दरमियान बैठे उसने उन चंद घंटों में महसूस किया था। सालार ने उसे तसल्ली देने की कोशिश तो की, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई और उसका हाथ हटाते हुए उठकर चली गई। इमामा बीबी, आप इतनी अक्लमंद नहीं है जितना मैं आपको समझता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप खासी हमाकत का मुजाहिरा करती हैं। अगली सुबह गांव जाते हुए ड्राइविंग के दौरान वो बेहद संजीदगी से उसे कह रहा था और वो सामने सड़क को देखती रही। उसे फिलहाल खुद को अक्लमंद साबित करने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। एक बात तो बताओ, क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बिठाए इमामा? क्यों इस तरह की उल्टी सीधे बातें सोचती रहती हो तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, इमामा ने उसी अंदाज में कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि कुछ चीजें तुम नहीं बदल सकती और तुम्हें उन्हें कबूल करना है। किया तो है, तो फिर इतना रोना क्यों है? देखो, सबने महसूस किया होगा कि मेरी फैमिली ने, उसने रंजीदा होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। और तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर? कहा नहीं, फिर भी दिल में तो उन्होंने सोचा होगा ना। तुम उनके दिलों पे मत जाओ। जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ तुम वो सुनो। सालार ने उसकी बात काट कर कहा, ये तो बेमायनी चीजें। एक नॉर्मल अरेंज मैरिज हुई होती तो भी ससुराल से कोई तहाइफ लेना मैं पसंद नहीं करता। मैं जिन कस्टम्स को पसंद नहीं करता उनकी वजह से कोई हसरत और पछतावे भी नहीं लेता मैं, समझी तुम? और बताओ भला, तुमसे ज्यादा कोई कीमती गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए? वो उसे बड़ी रसानी से समझाने की कोशिश तो कर रहा था और उसे यकीन था कि वो उसकी बात से मुतासिर नहीं हुई। वो ये भी जानता था कि उसके लिए भी बात तहाइफ की नहीं थी, उस एहसास महरूमी की थी जो उसे हो रहा था और जिसके लिए फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। और उसने इमामा से मजीद कुछ नहीं कहा था और सीन खत्म हुआ। उस वसी और अरीज कंपाउंड और उसके अंदर मौजूद छोटी बड़ी इमारतों ने चंद लम्हों के लिए इमामा को हैरान कर दिया था। उसने सालार से इस स्कूल और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सरसरी सा तस्करा सुना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह काम इतना मुनज़्ज़म और इस सतह पर हो रहा है। कंपाउंड में आज सिर्फ डिस्पेंसरी खुली थी और इस वक्त भी वहां मरीजों की खासी तादाद मौजूद थी और बाकी इमारतों में लोग नजर नहीं आ रहे थे और ये ईद की तातीलात थी। सालार की गाड़ी को कंपाउंड में दाखिल होते देखकर कुछ देर के लिए कंपाउंड में हलचल सी मची थी। केयरटेकर स्टाफ एकदम अलर्ट हो गया था और वहां काम करने वाले अफराद की अक्सरियत आज छुट्टी पर थी। उन्होंने कंपाउंड के आखिरी कोने में गाड़ी रुकने के बाद सालार के साथ गाड़ी से निकलने वाली चादर में मलबूस लड़की को बहुत दिलचस्पी से देखा था।
और वहां का चौकीदार वो पहला आदमी था जिसे सालार ने अपनी बीवी से मुतारिफ कराते हुए अपनी शादी के बारे में मतला किया था। और सालार जानता था कि जब तक वो इमारत के दूसरे हिस्सों की तरफ जाएंगे तब तक उसकी शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी होगी। बहुत अरसे के बाद वो ऐसी खुली फजा में सांस ले रही थी और कुछ देर के लिए तो उदासी की हर कैफियत को उसने गायब होते महसूस किया था। हम यहां बैठ जाते हैं ना, बरामदे में पहुंचते उसने सालार से कहा जो चौकीदार से दरवाजा खुलवा रहा था। नहीं, यहाँ कुछ देर बाद तुम्हें सर्दी लगेगी, अंदर लाउंज में बैठकर भी तुम्हें बाहर सब कुछ इसी तरह नजर आएगा। फिलहाल मैं जरा डिस्पेंसरी का एक राउंड लूंगा और तुम्हें अगर यहाँ बैठना हो तो बैठ जाओ, सालार ने उससे कहा। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने फौरन कहा। उसके अंदर दाखिल होने पर चंद लम्हों के लिए मामो को जैसे उसके साउंड प्रूफ होने का एहसास हुआ। अंदर कुछ ऐसी खामोशी उसे महसूस हुई थी। कभी हम भी यहाँ रहने के लिए आएंगे, उसने बेख्तियार कहा था। अच्छा। इमामा को लगा वो उसे बहला रहा था और उसका अंदाज कुछ इतना ही अदम दिलचस्पी लिए हुए था। 10 मिनट बाद वो उसे मरकजी इमारत और उससे मुंसलिक दूसरे हिस्से दिखा रहा था और वह इमारत उसे देखने के साथ साथ वहां मौजूद स्टाफ को कुछ हिदायत भी दे रहा था और उसके अंदाज से लग रहा था कि इस जगह के बारे में मालूमात उसकी उंगलियों पर है। वो सब लोग कह रहे हैं कि मिठाई खिलाएं जी, चौकीदार ने सालार को दूसरे लोगों की फरमाइश पहुंचाई। चलें ठीक है, आज इफ्तार और इफ्तार डिनर का इंतजाम कर ले, मैं अकाउंटेंट को बता देता हूँ, सालार ने मुस्कुराकर उससे कहा। और इमामा ने नोटिस किया था कि वहां काम करने वाले हर शख्स के नाम के साथ साहब लगाकर मुखातिब वो कर रहा था। वो उन लोगों के साथ उसका रवैया संजीदा लेकिन बहुत ही काबिले एहतराम था और ये तब्दीली उम्र लेकर आई थी या सोच उसे अंदाजा नहीं हुआ था। 2 घंटे वहां गुजारने के बाद जब वो उसके साथ वहां से निकली तो पहली बार वो अपने दिल में उसके लिए इज्जत के कुछ जज्बात भी लिए हुए थी। सालार, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने रास्ते में से पूछा। अपनी बख्शिश के लिए, जवाब गैर मुतवक्का था मगर जवाब देने वाला भी तो सालार सिकंदर था। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि तुम इतने रहमदिल हो। चंद लम्हे खामोश रहकर इमामा ने उससे कहा। नहीं, रहमदिल नहीं हूं और ना ही तरस खाकर किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं तो जिम्मेदारी समझ कर रहा हूं। रहमदिल होता तो मसला ही क्या था। आखिरी जुमला जैसे उसने बुड़बड़ाते हुए कहा। तो कैसे शुरू किया था ये तुमने सब? उसे फुरकान से अपनी मुलाकात और इस प्रोजेक्ट के आगाज के बारे में बताने लगा। वो चुपचाप सुनती रही और उसके खामोश होने पर उसने जैसे सराहने वाले अंदाज में कहा, बहुत मुश्किल काम था। तभी सालार ने कहा कि नहीं, वो लाइफस्टाइल बदलना ज्यादा मुश्किल था जो कि मेरा था। इसके मुकाबले में ये काम कुछ आसान था। वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी और उसका इशारा जिस तरफ था वो सब कुछ याद करना तकलीफ देता। लेकिन हर कोई इस तरह का काम भी तो नहीं कर सकता। इमामा ने फौरन उसकी तरफदारी की। हर कोई कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी किसी की चेकलिस्ट पर नहीं होती। मेरी चेकलिस्ट पर भी नहीं थी। मैं खुशकिस्मत था कि आ गई। और वो फिर हंसा। तुम बहुत बदल गए हो, इमामा ने उसे गौर से देखते हुए कहा और वो मुस्कुरा दिया। जिंदगी बदल गई थी, मैं कैसे ना बदलता तो ससुराल से आने वाली ईद के तहाइफ के इंतजार में ही बैठा होता। उसके होंठों पर एक हल्की सी मायनी खेज मुस्कुराहट आई और इमामा ने उसके तंज का बुरा नहीं माना। मैं मानती हूं कि मैं बहुत टिपिकल हूं, उसने एतराफ किया था। टिपिकल नहीं हो, जिंदगी को देखा नहीं है अभी तुमने, वो संजीदा हुआ। कम से कम ये तो ना कहो मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा और सिखा दिया है। इमामा ने कुछ रंजीदगी से उसकी बात काटी थी। अच्छा, मसलन क्या? सालार ने उससे पूछा। तो तुम ही बताओ कि क्या नहीं सिखाया जिंदगी ने मुझे। गिनवा तो नहीं सकती हूं मैं, लेकिन बहुत सबक सिखाए हैं जिंदगी ने मुझे। सबक सिखाए होंगे, गुर नहीं। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। वो सीधी बातें कभी भी नहीं करता था लेकिन वो ऐसी टेढ़ी बातें करने वालों में से भी नहीं था। अच्छा लग रहा हूं क्या? सड़क पर नजरें जमाए गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे पूछ रहा था। क्या? वो उसे देखते हुए बुरी तरह गड़बड़ाई। तुम मुझे देख रही हो ना, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या अच्छा लग रहा हूं। इमामा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा, फिर बेख्तियार हंस पड़ी। उस शख्स में कोई ऐसी बात तो थी जो समझ में नहीं आती थी।
कई साल पहले भी नहीं आई थी और ना ही अब आ रही थी, और चंद लम्हों के लिए उसे वाकई बेहद अच्छा लगा था। लेकिन सीन बहुत छोटा था और यहीं पे खत्म हो गया। अगले सीन में ईद आ चुकी है। जी जनाब, ईद के चांद का ऐलान ईशा से कुछ देर पहले हुआ था और उस ऐलान के फौरन बाद सिकंदर ने उन दोनों को 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके वापस आने के लिए कहा था। उनका ख्याल था कि चंद घंटों के बाद की निस्बत इस वक्त शॉपिंग करना उन दोनों के लिए ज्यादा महफूज रहेगा, और उन्होंने शॉपिंग नहीं की थी बल्कि एक रेस्टोरेंट से डिनर किया था। इसके बाद वो मेहंदी लगवाकर और चूड़ियां खरीदकर वापस आ गई थी। सालार कम से कम आज रात वाकई मोहतात था और सिकंदर की हिदायत को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, क्योंकि इमामा के घर में मुसलसल गाड़ियों का आना जाना लगा था और वो लोग भी उन्हीं मार्केट्स में जाते थे जहां पर सालार की फैमिली जाती थी। 10:30 बजे के करीब वो घर पर थे और इस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। सिकंदर तैयबा के साथ अपने भाई के घर पर थे और बाकी सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकले हुए थे। सालार पिछले 2 घंटे से मुसलसल फोन कॉल पर मसरूफ था। यह सिलसिला घर आने तक जारी था और इमामा बेजार होने लगी थी। उसने खुद घर से निकलने से पहले डॉक्टर सिब्ते अली, उनकी बेटियों और सईदा अम्मा को कॉल की थी और उसके बाद तो उसकी कॉल्स आना बंद हो गई थी। सालार ने अलबत्ता फुरकान और अनीता से बात करते हुए उसके बाद भी उन लोगों से करवाई थी। और आखिरकार सालार ने उसकी बेजारी को महसूस करते हुए कहा, चलो कॉफी बनाते हैं और फिर फिल्म देखते हैं। मैं हाथ धो लूं? इमामा ने हाथों पर लगी मेहंदी को देखते हुए कहा। अरे नहीं, मैं बनाऊंगा कॉफी तुम्हारे लिए, तुम बस मेरे साथ किचन में आ जाओ। तुम बना लोगे? हाँ, बहुत अच्छी। उसने अपना सेल ऑफ करते हुए टेबल पर रखा और मेहंदी लगे दोनों हाथ किचन के टेबल पर कोहनियां टिकाए उसे कॉफी बनाते हुए देखती रही। किचन में रखे चॉकलेट फज केक के 2 टुकड़े लेकर वो कॉफी ट्रे में रखने लगा तो इमामा ने कहा, कुछ फायदा हुआ मेरे किचन में आने का? हाँ, तुमने मुझे कंपनी दी है ना। उसने ट्रे उठाकर उसके साथ किचन से बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन तुम अकेले भी तो बना सकते थे, खामखा मुझे साथ लाए। तुम्हें देखते हुए ज्यादा अच्छी बनी है ना। उसकी बात पर हंसी। वैसे ये बड़ी चीप बात है। ओह रियली? वो तुम्हारे रोमांटिक नॉवेल्स में भी तो हीरो ऐसी बातें कहता है ना। उसने इमामा के चेहरे पर गायब होती मुस्कुराहट को देखकर फौरन अपने जुमले में तसी की। तो मेरी बुक्स की बात क्यों करते हो? वो बिगड़ी। अच्छा, ओके, सॉरी। अच्छा ये बताओ, कौन सी मूवीज ली थी तुमने? बेडरूम में आकर इमामा ने सोफे पर बैठते हुए उससे पूछा और सालार ने मार्केट से आते हुए एक मूवी शॉप से कुछ सीडीज ली थी और सीडी प्लेयर पर मूवी लगाते हुए सालार ने उन मूवीज के नाम दोहराए। रिमोट कंट्रोल पकड़े वो बेड से कंबल उठाकर खुद भी सोफे पर आ गया था और उसकी और अपनी टांगों पर कंबल फैलाकर उसने कॉर्नर टेबल पर पड़ा कॉफी का मग उठाकर इमामा की तरफ बढ़ाया। तुम पियो, पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने इमामा को मेहंदी वाले हाथों से मग पकड़ने की कोशिश से रोका और स्क्रीन पर फिल्म के क्रेडिट्स चल रहे थे। इमामा ने कॉफी का घूंट लिया। कॉफी काफी अच्छी है। उसने सत्ताईशी अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाया। थैंक यू, सालार ने कहते हुए दूसरे हाथ से अपना मग उठा लिया। वो अब स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह थी जहां चार्ल्स थायरन नजर आ रही थी। इमामा ने उसका इन्हिमाक महसूस किया था। कुछ बेचैन हुई। वो उस एक्ट्रेस के नाम से वाकिफ नहीं थी। ये कौन है? इमामा ने अपना लहजा हतीउल मकदूर नॉर्मल रखते हुए पूछा। तुम नहीं जानती? सालार अब कांटे के साथ केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल रहा था। बिल्कुल भी नहीं। चार्ल्स हैरन है मेरे नजदीक एक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। केक इमामा को कड़वा लगा था और वो फिर स्क्रीन की तरफ मतवज्जा था। खूबसूरत है ना? केक खाते हुए स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर उसने इमामा से पूछा। ठीक है बस, उसने सर्द महरी से कहा। मुझे तो खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर नजरें जमाए वो बुड़बुड़ाया और इमामा की दिलचस्पी अब फिल्म से खत्म हो गई थी। खूबसूरत है लेकिन बुरी एक्ट्रेस है। चंद सीन गुजरने के बाद ही उसने कहा। ऑस्कर जीत चुकी है। अभी तक उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थी और इमामा को चार्ल्स और बुरी लगी। मुझे इसकी नाक नहीं अच्छी लग रही।
चंद लम्हे मजीद गुजरने पर इमामा ने कहा, अरे यार नाक को कौन देखता है। वो उसी अंदाज में बुड़बुड़ाया और इमामा ने चौंक कर उसे देखा। सालार संजीदा था। अच्छा तो फिर? मुझे तो बाल पसंद है इसके। इमामा दोबारा स्क्रीन को देखने लगी। सालार को बेख्तियार हंसी आई और उसने हंसते हुए इमामा को देखा। तुम जरा भी ज़हीन नहीं हो। क्यों, क्या हुआ? इमामा को उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई। कुछ नहीं हुआ, तुम मूवी ही देखो। केक का आखिरी टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया और इमामा ने रिमोट कंट्रोल उठाकर सीडी प्लेयर बंद कर दिया। अरे क्या हुआ? वो चौंका। बहुत ही फजूल मूवी है, बस तुम बातें करो मुझसे, छोड़ो मूवी। इमामा ने जैसे ऐलान किया। भाई बातें ही तो कर रहा हूं, और देखो तुमने मेहंदी खराब कर दी रिमोट पकड़ के। सालार ने उसका हाथ देखते हुए कहा, नहीं सूख गई है, मैं धो कर आती हूँ। वो रिमोट कंट्रोल रखते हुए चली गई और चंद मिनटों बाद जब वो वापस आई तो मूवी दोबारा ऑन थी। इमामा को आते देखकर उसने मूवी ऑफ कर दी। वो उसके पास आकर बैठ गई और कॉफी पीते हुए सालार ने उसके मेहंदी वाले हाथ बारी बारी पकड़ कर देखे। मेहंदी का रंग गहरा तो नहीं था लेकिन बहुत खिला हुआ था। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसकी हथेली और कलाई के नक्शो निगार पर उंगली फेरते हुए उसने कहा और वो बिला वजह मुस्कुरा दी। और चूड़ियां कहाँ है तुम्हारी? सालार को याद आया। अभी पहनूं? वो पुरजोश हुई। हाँ, वो ड्रेसिंग टेबल और कुछ देर पहले बाजार से खरीद कर रखी गई चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहनकर दोबारा उसके पास आ गई। उसकी कलाइयां यकदम सुर्ख चूड़ियों के साथ सज गई थी। अपनी कलाइयां सालार के सामने करके उसने चूड़ियां दिखाई। परफेक्ट, बहुत खूबसूरत हैं। वो नरमी से मुस्कुराया और कमरे में छाई हुई खामोशी को चूड़ियों की हल्की सी खनक पानी के इर्तियाश की तरह तोड़ने लगी थी। मौजज़ा लगता है ये। चंद लम्हों बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा। वो यकीनन उस शख्स से मोहब्बत तो नहीं करती थी लेकिन बार बार उसकी कुर्बत में ऐसे ही सुकून और तहफ्फुज़ का एहसास होता था उसे। वजह वो रिश्ता था जो उन दोनों के दरमियान था, या वो जिंदगी जो वो गुजार कर आई थी, या फिर कुछ और। वो नहीं जानती थी लेकिन हर बार अपने गिर्द उसका बाजू उसे दीवार की तरह महसूस होता था जो वो उसके गिर्द खड़ी कर देता था, जो उसे हर तरह की इनसिक्योरिटी से महफूज कर देता था। तभी सालार ने उससे कहा, इमामा एक बात कहूं, मानोगी? क्या बात? वादा करो पहले। ओके। इमामा ने बेख्तियार वादा कर दिया। फिल्म देखने दो मुझे। वो बेहद खफा हुई और उसकी तरफ देखने लगी। मैं देखने के लिए लेकर आया हूं इमामा, वो सीधा होता हुआ बोला। तुम दूसरी मूवीज भी लेकर आए हो ना, उनमें से कोई देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। इमामा हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया था और सीडी प्लेयर में मूवी तब्दील करके वो दोबारा सोफे पर आके बैठ गई। आप खुश? उसने इमामा से पूछा। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर दोबारा से बैठ गई। वो तकरीबन सोने ही वाली थी और उसकी आंख लग ही जाती, लेकिन आगे तीसरे ही सीन में से चार्लिस थेरन स्क्रीन पर नजर ना आती तो, और कुछ कहे बगैर उसने सर उठाकर सालार को देखा। आई एम सॉरी, तीनों मूवीज इसी की हैं यार। उसने एक शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा। देखने दो ना यार, उसने जैसे इल्तिजा की थी। इमामा ने चंद लम्हे से देखने के बाद स्क्रीन को देखा। तारीफ नहीं करोगे तुम इसकी? आई प्रॉमिस, सालार ने बेसाख्ता कहा। और वो खूबसूरत नहीं है, इमामा ने जैसे उसे याद दिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं है, सालार ने संजीदगी से तायद की। और बुरी एक्ट्रेस है। हाँ हाँ बेहद बुरी है। और सालार उसकी हर बात की हाँ में हाँ मिलाई जा रहा था। और इमामा ने हद कर दी और कहने लगी, हाँ तुम इसे इस तरह आप कभी भी नहीं देखोगे जैसे पहले तुम देखते थे। और इस बात पर तो सालार हंस पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? किस तरह मैं देखता हूं इसे? यही कि तुम सिर्फ इसे देखते नहीं हो बल्कि तुम इसे घूर रहे होते हो। कौन ऐसा नहीं करेगा? वो इतनी, सालार रवानी में कहते कहते रुक गया। हाँ
कह दो ना कि वो खूबसूरत है। इमामा ने उसकी बात मुकम्मल की। अब मैं तुम्हारे लिए इसको बहन तो नहीं बना सकता ना, तो भाई सिर्फ एक्ट्रेस ही समझो ना इसे भी। एक्ट्रेस ही तो समझ रहा हूं यार, छोड़ो मैं नहीं देखता, आधी मूवी तो वैसे ही गुजर गई है। सालार ने इस पर कुछ खफा होकर रिमोट कंट्रोल से मूवी ऑफ कर दी और इमामा बेहद मुतमईन अंदाज में सोफे से उठ खड़ी हुई। वो अब सोफे से चीजें समेट रहा था। सुनो, कंबल ले आना। वॉशरूम की तरफ जाते हुए इमामा ने पूछा। जी ले आऊंगा, कोई और हुक्म हो तो वो भी दे दें। वो कंबल उठाते हुए खफकी से बुड़बुड़ाया था। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। अगले दिन ईद आ चुकी थी और सिकंदर ने ईद के तोहफे के तौर पर उसे एक ब्रेसलेट दिया था और सिवाय सालार के तकरीबन सबने ही उसे कुछ न कुछ तो दिया था। और इमामा का ख्याल था कि वो इस पर जरूर उसे जेवर में कोई चीज तोहफे में देगा। उसे लाशौरी तौर पर जैसे इंतजार था कि वो उसे कुछ दे। उसने इस बार भी उसे कुछ रकम ही दी थी, कोई तोहफा नहीं। वो कुछ मायूस तो हुई, लेकिन उसने सालार से शिकायत नहीं की। उसे अजीब लग रहा था कि वो खुद उससे कोई तोहफा मांगे और उसे हैरानी थी कि सालार को खुद इसका ख्याल क्यों नहीं आया। ईद की रात शहर के नवाह में वाक़ सिकंदर उस्मान के फार्म हाउस में एक फैमिली डिनर था। वहां सालार की बीवी की हैसियत से पहली बार वो मुतारिफ हुई थी और तैयबा के तैयार कराए हुए सुर्ख लिबास में वो वाकई एक नई नवेली दुल्हन ही लग रही थी। डेढ़ 200 के करीब वो सब अफराद सालार की एक्सटेंडेड फैमिली थे। इमामा को अब एहसास हुआ था कि सालार का उसे इस्लामाबाद लाने और उसकी शनाख्त को ना छुपाने का फैसला ठीक था। उसे इस इज्जत और एहतराम की अशद जरूरत थी जो उसे वहां मिली थी। ओपन एयर में बारबेक्यू डिनर के दौरान अपनी प्लेट लेकर वो कुछ देर के लिए फार्म हाउस के बरामदे में लकड़ी की सीढ़ियों में बैठ गई थी। एक हट की तरह बना हुआ फार्म हाउस का वो हिस्सा इस वक्त निस्बतन खामोश था और बाकी अफराद टोलियों की सूरत में सामने खुले सब्जे में डिनर करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। और सालार को तो सालार चाहे जितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, इमामा तो उसे नजर आ ही जाती। वो इमामा के पास आया और कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गई हो? ऐसे ही शॉल लेने आई थी और फिर यहीं बैठ गई। वो मुस्कुराई। उसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास अपने पास उसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास निचली सीढ़ी पर रख दिया। इमामा लकड़ी के सतून से टेक लगाए एक घुटने पर खाने की प्लेट टिकाए दूर स्टेज पर बैठे गुलकार को देख रही थी, जो नई गजल शुरू करने से पहले सबसे हिदायत ले रहा था। सालार ने उसका कांटा उठाकर उसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और अब वो गुलकार की तरफ मुतवज्जा थी जो नई गजल शुरू कर चुका था। एंजॉय कर रही हो ना? सालार ने उससे पूछा। हाँ ऑफ कोर्स, उसने मुस्कुराकर कहा और वो गजल सुन रही थी। किसी की आंख पुरनम है, मोहब्बत हो गई होगी, जुबां पर किस्सा गम है, मोहब्बत हो गई होगी। वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए गजल सुनने लगा था। कभी हंसना, कभी रोना, कभी हंस हंस कर रो देना, अजब दिल का ये आलम है, मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है ना? इमामा ने सत्ताईशी अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने के बजाय सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना भी अब एक बेकरारी है, ना गम होना भी एक गम है, मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए हंस पड़ा। इमामा ने उसका चेहरा देखा जैसे कहीं और ही पहुंचा हुआ था। तुम्हें कुछ देना चाह रहा था मैं, लेकिन वो जैकेट की जेब में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। बल्कि बहुत दिनों से मैं तुम्हें यह देना चाहता था, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। उसके हाथ में एक डिबिया थी। इमामा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई तो बिलाखिर उससे उसका ख्याल आ ही गया था। उसने डिबिया लेते हुए सोचा और उसे खोला, लेकिन वो साकित रह गई। अंदर इयररिंग्स थे, उन इयररिंग्स से तकरीबन मिलते जुलते जो वो अक्सर अपने कानों में पहने रखती थी। उसने नजरें उठाकर सालार को देखा।
हाँ मैं जानता हूँ ये इतने वैल्यूएबल तो नहीं होंगे जितने तुम्हारे फादर के हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे ये। अगर कभी कभार तुम इन्हें भी पहन लो तो। उन इयररिंग्स को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा भाई तुम नहीं पहनना चाहती तो ठीक है, मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं दे रहा हूं यार, कम ऑन, रो तो मत। सालार ने उसकी आंखों में नमूदार होती नमी देखकर बेसाख्ता कहा। वो नहीं जानता था कि बहुत सारी चीजें पहले ही अपनी जगह बदल चुकी हैं, उसकी ख्वाहिश और इरादे के ना होने के बावजूद भी। और कुछ कहने के बजाय इमामा ने अपने दाएं कान में लटकता हुआ झुमका उतारा। क्या मैं पहना सकता हूं? सालार ने एक इयररिंग निकालते हुए पूछा और इमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बारी बारी उसके दोनों कानों में वो इयररिंग्स पहना दिए। वो नम आंखों के साथ ही मुस्कुराई और वो बहुत देर तक उसे देखता रहा। बहुत अच्छी लग रही हो, उसके कानों में लटकते हलकोरे खाते मोती को छूते हुए मध्यम आवाज में बोला। मुझसे ज्यादा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मुझसे ज्यादा तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारा इमामा। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई कीमती चीज नहीं है, समझ लो इस बात को। उसकी आंखों में आंखें डाले वो उससे कह रहा था, वादा कर रहा था या याद दहानी करा रहा था या कुछ जता रहा था, उसे नहीं मालूम था। आई एम ब्लेस्ड, सीधा होते हुए उसने इमामा से कहा। अच्छा तो यहां पे तुम दोनों छुप के बैठे हुए हो। अपने अकब में आने वाली कामरान की आवाज पर वो ठटके थे। वो शायद शॉर्टकट की वजह से बरामदे के उस दरवाजे से निकला था। हाँ भाई कोशिश कर रहे हैं, सालार ने पलटे बगैर कहा। गुड लक, वो कहता उनके पास से सीढ़ियां उतरता हुआ उन्हें देखे बगैर चला गया और इमामा की रुकी सांस बहाल हुई। वो झिमक गई थी। सालार उसकी फैमिली कम से कम इन मामलात में बेहद आजाद ख्याल थे। और तभी गजल दोबारा से सुनने लगे वो। किसी को सामने पाकर किसी के सुर्ख होंठों पर अनोखा सा तबस्सुम है, मोहब्बत हो गई होगी। इमामा को लगा कि वह जेरे लब गुलूकार के साथ गुनगुना रहा था। जहां वीरान राहें थीं, जहां हैरान आंखें थीं, वहां फूलों का मौसम है, मोहब्बत हो गई होगी। लकड़ी की उन सीढ़ियों पर एक दूसरे के पास बैठे वो खामोशी को तोड़ती आसपास के पहाड़ों में गूंज की तरह फैलती गुलूकार की सुरीली आवाज को सुन रहे थे और जिंदगी के वो लम्हे यादें बन रहे थे, दोबारा ना आने के लिए गुजर रहे थे। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर लगने वाली उन दोनों की पहली इकट्ठी तस्वीर उस फार्म हाउस की सीढ़ियों ही की थी। सुर्ख लिबास में गोल्डन कढ़ाई वाली स्याह पश्मीना शॉल अपने बाजुओं के गिर्द ओढ़े, खुले स्याह बालों को कानों की लुओं के पीछे किए, खुशी उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक में नहीं झलक रही थी, बल्कि उस कुर्ब में थी जो उसके और सालार के दरमियान था। सफेद शर्ट और स्याह जैकेट में उसे अपने साथ लगाए सालार की आंखों की चमक जैसे इस फोटोग्राफ में मौजूद हर शय को मात कर रही थी। कोई भी कैमरे के लिए बनाए हुए इस एक पोज में नजर आने वाले कपल को देखकर चंद लम्हों के लिए तो जरूर ठटकता। सिकंदर ने उस फोटोग्राफ को फ्रेम करवाकर उन्हें ही नहीं भेजा था, बल्कि उन्होंने अपने घर की फैमिली वॉल फोटोज में भी उस तस्वीर का इजाफा किया था। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।